गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम मराठा राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि मराठा राजवंश की बात करें तो यह राजवंश मुख्यतः मुगल कालीन, जो औरंगजेब और उससे पूर्व की परिस्थितियां थी, उस दौर में शिवाजी, जिनको छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना गया, उनके नेतृत्व में यह साम्राज्य उदित हुआ। और यदि इस विशिष्ट क्षेत्रीय साम्राज्य या राजवंश की बात करें तो इसके उदय के कारण कई बार एग्जाम में पूछे गए। साथियों, उदय के कारणों में पहला बड़ा कारण जो था वो महाराष्ट्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां। महाराष्ट्र का प्रदेश एक बहुत ही विशिष्ट बख्तरबंद क्षेत्र की भांति प्रदेश था, और ऐसे प्रदेश में एक विशिष्ट राज्य का उदय हुआ। यह प्रदेश छापामार युद्ध प्रणाली हेतु भी अनुकूल माना गया और अनेक दर्रे, छोटी पहाड़ियां तथा पठारी क्षेत्र यहाँ विद्यमान था। मराठी भक्ति संतों का योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने मराठों द्वारा मराठों के लिए शासन की बात सर्वप्रथम की। उत्तर के मुगल तथा दक्षिण के सीमावर्ती जो राज्य थे, जो शक्तियां थी, उनके सतत आक्रमण तथा उनकी लूटपाट की नीति द्वारा भी क्षेत्रीय मराठी एकता का उदय हुआ। शिवाजी जैसे नायकों का नेतृत्व मिलना इस साम्राज्य के उदय का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। प्रताड़ित जातियों वे जनजातियों का भारी मात्रा में सैन्य सेवा में भर्ती होना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। मराठा इतिहास पर जो पुस्तकें रचित हुई, उनमें साथियों पहली पुस्तक जो मानी जाती है, उसका जो नाम था हिस्ट्री ऑफ मराठा, जो 1826 में जेम्स ग्रांट डफ द्वारा लिखी गई थी। अन्य पुस्तकों में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, जो कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध हुए, द्वारा रचित राइज ऑफ द मराठा पावर। तीसरी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये जदुनाथ सरकार द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, उन्होंने लिखी थी। और चौथी पुस्तक गोविंद सखाराम सरदेसाई द्वारा रचित द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठास थी। साथियों, अगर शिवाजी के जीवन काल की बात करें तो 20 अप्रैल 1627 से 6 अप्रैल 1680 के मध्य उनका जीवन काल था। जन्म उनका शिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। पिता उनके शाहजी भोसले थे, जो आरंभ में अहमदनगर तथा अंतिम चरण में बीजापुर की सेवा में रहे। माता उनकी जीजाबाई थी। आध्यात्मिक गुरु उनके समर्थ गुरु रामदास थे। शिक्षक व संरक्षक उनके दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी का आरंभिक जीवन अपनी माता व संरक्षक के साथ किसान के रूप में पुणे की पैतृक जागीर में गुजरा। संभवतः इसीलिए मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे, के प्रभाव से मराठा क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा छापामारी प्रणाली की शुरुआत का श्रेय उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि मलिक अंबर द्वारा दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा छापामारी प्रणाली का हमें उल्लेख मिलता है, विशेषतः जहांगीर के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध। उनकी राजधानी रायगढ़ थी महाराष्ट्र में। पुत्र में उनके 2 पुत्र प्रसिद्ध हुए, एक संभाजी और राजा राम। मुगल सेना के साथ पहला युद्ध उनका 1657 में हुआ था। शिवाजी के सौतेले भाई एंकोजी का अधिकार तमिलनाडु के तंजोर क्षेत्र पर था। साथियों, बीजापुर के सेनापति अफजल खां, जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय के सेनापति थे, जिनका मकबरा हमें गोल गुंबज नाम से प्राप्त होता है,
वो साथियों उन अफजल खां की हत्या का घटना चक्र जो शिवाजी के हाथों हुआ, वो 2 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ के किले में हुआ। अफजल खां के षड्यंत्र की जो सूचना शिवाजी को प्राप्त हुई, वो उनके पुरोहित कृष्णजी भास्कर द्वारा प्राप्त हुई, जो एक दूत की भांति उनके यहाँ पहुंचते हैं। दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, हम लोगों ने पढ़ा कि औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं का गढ़ था दक्षिणी भारत, और वहाँ उनका मामा शाइस्ता खां मुगलों की ओर से सूबेदार था। शाइस्ता खां पर शिवाजी द्वारा आक्रमण का घटना चक्र जो हमें मिलता है, वो अप्रैल 1663 में पुणे के लाल महल में मिलता है। और ऐसा मानते हैं कि शिवाजी ने बहुत ही छद्म और स्ट्रेटेजिक तरीके से, रणनीतिक दृष्टि से तरीके से उस पर आक्रमण किया। उनके पुत्र की हत्या और उनकी स्वयं के हाथ उस युद्ध में जख्मी हो गया था। और साथियों, ऐसा माना जाता है कि इस घटना चक्र से शिवाजी की औरंगजेब इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने ही मामा शाइस्ता खां के स्थान पर फिर जयपुर यानी आमेर के महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर भी 2 बार आक्रमणों का उल्लेख मिलता है, और जिसमें व्यापारियों से भारी धन की लूटपाट वो करते हैं 1664 और 1670 में। साथियों, शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब द्वारा दक्षिणी का जो सूबेदार बनाया गया था, मैंने अभी बताया आपको, वो आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम को बनाया 1663 से 1667 के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह के सहायक के रूप में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह तथा अपने पुत्र मुअज्जम, जो बाद में उनको उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, उनको नियुक्त किया। और साथियों, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य फिर हमें एक संधि मिलती है, पुरंदर की संधि, जो 11 जून 1665 में संपन्न हुई थी। और ऐसा मानते हैं कि पुरंदर की संधि में शिवाजी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, क्योंकि शिवाजी और जयसिंह के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें प्रावधान था शिवाजी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करना, 35 में से 23 दूर मुगलों को सौंपना, लगभग 4 लाख हूण जो मुद्रा थी एक राजस्व का क्षेत्र मुगलों को सौंपना, पुत्र संभाजी की 5000 मनसब तथा 1500 घुड़सवारों के साथ मुगल सेवा में नियुक्ति करना, दक्षिण के मुगल अभियानों में शिवाजी द्वारा सहयोग का आश्वासन देना, क्योंकि हम जानते हैं कि औरंगजेब की महत्वाकांक्षाओं का गढ़ दक्षिण था, तो वो यहाँ इस क्षेत्र को विजित करने के लिए फिर शिवाजी का सहयोग भी प्राप्त करना चाहते थे। शिवाजी के संधि हेतु मुगल दरबार में उपस्थित होने हेतु इस संधि में वो बाध्य नहीं था, इसलिए जयसिंह ने आरंभ में तो इस पर जोर नहीं दिया, लेकिन जब उनके ऊपर कुछ असंतुष्ट या उनके विरोधी मुगल अमीरों ने बादशाह के कान भरे, तो फिर जयसिंह प्रथम के भारी दबाव द्वारा 1666-67 में शिवाजी द्वारा आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित होने का उल्लेख मिलता है। और ऐसा मानते हैं कि उन्हें वहां पर यथोचित आदर सत्कार नहीं मिलने पर भागने और फिर मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह के संरक्षण में बंदी बनाकर आगरा के जयपुर या आमेर महल में नजरबंदी करने तथा अंततः अपने स्थान पर हिरोजी को रखकर फिर भागने का हमें उल्लेख मिलता है। और एक लंबा चौड़ा घटना चक्र है साथियों ये। शिवाजी द्वारा 2 बार राज्याभिषेक का उल्लेख भी हमें मिलता है। प्रथम बार 5 जून 1674 में बनारस के पंडित विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के निर्देशन में, और द्वितीय बार साथियों ऐसा माना जाता है कि बीच में उनकी माता श्री जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है, तो फिर एक तांत्रिक होते हैं निश्चलपुरी गोस्वामी, उनके निर्देशन में 4 अक्टूबर 1674 में उनका द्वितीय राज्याभिषेक होता है। यदि उपाधियों की बात करें तो उन्होंने हिंदू पद पातशाही, हिंदू धर्मोद्धारक, छत्रपति, सरदेशमुख या क्षत्रिय कुलवंत शाह जैसी उपाधियां धारण की थी, और स्वयं को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से जोड़ने का प्रयास भी किया।
और तुलजा भवानी को अपनी आराध्य देवी घोषित किया। अगर उनके प्रशासन शासन की बात करें तो उत्तर और दक्षिण की राजत्व परंपराओं का मिश्रण था, जिसमें सर्वोच्च पद छत्रपति का था। संपूर्ण साम्राज्य को उन्होंने 4 प्रांतों में बांटा। मराठा स्वराज्य शब्द का भी उन्होंने पहली बार प्रयोग किया, जिसके वो प्रत्यक्ष मुखिया के रूप में शासन करने का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। मराठा स्वराज्य का अर्थ है छत्रपति के सीधे नियंत्रण वाला क्षेत्र। केंद्र में राजा की सर्वोच्च सत्ता के बावजूद सहायता हेतु हमें अष्टप्रधान नाम से एक समूह का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे बड़ा पद पेशवा का था, जो शासक के बाद द्वितीय सर्वोच्च पद था। और प्रथम पेशवा मोरोजी पिंगले थे। द्वितीय पद अष्टप्रधान में अमात्य मजूमदार का था, जो वित्त मंत्री की भांति था। वाकिया नवीश या गृह मंत्री जासूसी विभाग तथा दरबार की दैनिक गतिविधियों के लेखे जोखे से संबंधित था। शुरू नवीश या सचिव राजकीय पत्राचार विभाग का मुखिया था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री था। सरे नौबत सेनापति। पंडित राव धर्म विभाग का मुखिया था। न्यायाधीश साथियों, यदि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ दिया जाए तो शेष अष्टप्रधान के 6 पदों हेतु सैन्य योग्यता अनिवार्य थी। पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था। साथियों, देश पांडे अथवा देशमुख भी एक अन्य पद था। मराठा क्षेत्र के राजस्व वसूली से जुड़े बड़े वंशानुगत जमींदार देशमुख या देश पांडे कहलाते थे। पाटिल की यदि बात की जाए तो राजस्व वसूली से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के वंशानुगत जमींदार पाटिल कहलाते थे। पाटिल के सहयोग हेतु पटवारी की भांति राजस्व का लेखा जोखा रखने वाले कुलकर्णी नाम से वंशानुगत पदों का उल्लेख मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में कुलकर्णी के नीचे चौगुले नामक पदों का उल्लेख है। साथ ही बलूटे नाम से 12 शिल्पी जातियों का हमें उल्लेख मिलता है। वहीं अलूटे नाम से 12 सेवक जातियों का उल्लेख मिलता है। इसे ही अलूटे बलूटे की संज्ञा दी गई। राजस्व की दर की बात करें यदि, तो यहाँ पर 33% दर हमें आरंभ में मिलती है और कालांतर में उसे बढ़ाकर या यूं कहें घटाकर 40% कर दिया गया। भूमि की नापतोल हेतु काठी नाम से जरीब का उल्लेख हमें मिलता है। साथियों, एक यहाँ पर हमें व्यवस्था मिलती थी सरंजामी व्यवस्था। मराठा काल में सरदारों अथवा जागीरदारों को दान में दी जाने वाली जागीर अथवा राजस्व भूमि सरंजामी कहलाती थी, लेकिन पेशवाओं के काल में इसके वंशानुगत होने का उल्लेख मिलता है। आरंभ में ऐसा नहीं था। साथियों, एक शब्द मिलता है हम लोगों को मावले। शिवाजी के शाही अंगरक्षक मावले कहलाते थे। कुनबी शिवाजी की सेना में सर्वाधिक संख्या वाली जाति थी। बाखर या बखार मराठों विशेष थे। शिवाजी द्वारा कृष्णजी अनंत सभासद के निर्देशन में लिखित सरकारी इतिहास बखार या बाखर कहलाता था। पाई किस्सा में पैदल सैनिकों को और पागा घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था। मराठा सेना में 2 प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे। एक बरगीर, इनके अस्त्र शस्त्र और साजो सामान की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। दूसरे साथियों सिलेदार, जिनके अस्त्र शस्त्र और शेष संपूर्ण व्यवस्था स्वयं द्वारा की जाती थी, ये सिलेदार कहलाते थे। जैसे साथियों, इनके यहाँ पहली बार ऐसे प्रोफेशनल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लड़ाका, मिलते थे, जिनको ये किराए पर रेंट पे लेकर या पर डे उनको ठेका देकर राजस्व की वसूली भी करते थे और सेना में भी लड़ने का काम करते थे। चौथ की यदि बात करें साथियों, तो मराठा स्वराज्य के आसपास के क्षेत्र से सुरक्षा के एवज में उनकी आय के 1/4 भाग की वसूली चौथ कहलाती थी। चौथ का 4 भागों में हमें विभाजन मिलता है। पहला है बबती, चौथ का 25% भाग जो सीधे छत्रपति को मिलता था। सहोत्र, चौथ का 6%, ये पंत सचिव यानी शाही सचिवालय में जमा होता था। नाटगुंडा 3%, ये छत्रपति की इच्छा से किसी को भी देय होता था। मोकासा चौथ का 66% था और ये मराठा सरदारों के मध्य सुरक्षित या बांटा जाता था।
कालांतर में चौथवें सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार विभिन्न सरदारों में विभाजित होने के कारण छत्रपति शाहू जी के काल में मराठा स्वराज्य या साम्राज्य का हमें 5 भागों में या 5 संघों में विभाजन का उल्लेख मिलता है। और साथियों, जिनमें एक स्वयं पेशवा जो पुणे या पूना में था, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोंसले नागपुर में। तो साथियों, चौथ अपने आप में सराउंडिंग जो राज्य थे उनसे सुरक्षा के एवज में कि ना तो मराठा आक्रमण करेंगे और ना ही दूसरे या दूसरी शक्तियों के आक्रमण को होने देंगे। और यही नीति साथियों मुगलों की थी और यही नीति बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाई। सरदेशमुखी एक अन्य टैक्स सिस्टम था। मराठा स्वराज्य यानी सीधे नियंत्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सरदेश यानी देशमुखों के स्वाभाविक वंशानुगत सरदेशमुख होने के कारण स्वयं छत्रपति द्वारा 10% की दर से जो वसूला जाने वाला कर था वो सरदेशमुखी कहलाता था। एक अन्य पद होता था यहाँ मिरासदार। जमींदारों की भांति मराठा क्षेत्र के अन्य वंशानुगत भूस्वामी मिरासदार कहलाते थे। एक अन्य पद मिलता है साथियों पोटनिस। मराठा क्षेत्र में खजांचियों हेतु पोटनी शब्द का उल्लेख मिलता है। मामलतदार फिर एक पोस्ट हमें मिलती है। ये कालांतर में पेशवा के अधीन बड़े प्रांतों के सूबेदार मामलतदार कहलाते थे। चिटनिस पत्राचार से संबंधित क्लर्क होते थे। फडनिस ये लेखाकारों को बोला जाता था। साथियों, पत्रदाम मराठाओं के काल में, विशेषतः पेशवाओं के काल में विधवा पुनर्विवाह के रूप में वसूला जाने वाला कर पत्रदाम कहलाता था। 1677 में शिवाजी द्वारा उत्तरी तमिल क्षेत्र में जिंजी की विजय का हमें उल्लेख मिलता है। और अर्काट का प्रसिद्ध दुर्ग जो हमें ब्रिटिश पीरियड में मिलेगा, जिसकी घेरेबंदी का हमें बड़ा उल्लेख मिलता है, भी इसी स्थान पर निर्मित था। तो साथियों, इस तरह हमने आज छत्रपति शिवाजी का इतिहास, उनके उदय संबंधी परिस्थितियों का बहुत ही संभव तरीके से, बेस्ट तरीके से पढ़ने और अवलोकन करने का प्रयास किया है। आप स्वयं भी साथियों इसे बहुत ही कंसिस्टेंसी और बहुत एक कमिटमेंट के साथ इसे पढ़ेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। आज हम इतना ही रखेंगे साथियों। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों।